स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने बड़े भाई साहब पाठ के लेखक के बारे में हमने देखा था और पाठ प्रवेश के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम बड़े भाई साहब के पाठ को पाठ वाचन करेंगे और इसके बाद सविस्तार से पाठ प्रवेश पाठ का विषय हम देखेंगे। बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियादी ही ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी आलीशानता शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत, राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। पाठ को सविस्तार से देखेंगे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। यहाँ पे देखिए कुछ समझने वाली बात यहाँ पे आपको है कि यहाँ पर देखिए भाई साहब और छोटे भाई यानी लेखक जो हैं और उनके बड़े भाई साहब जो हैं उनके बीच में 5 साल का जो अंतर है। लेकिन यहाँ पर 5वीं यानी उनके बीच में जो कक्षा जो है 5 साल का ही रहना चाहिए अंतर, लेकिन यहाँ पर वो केवल 3 दर्जे मतलब ग्रेड जो क्लास जो कहते हैं, केवल 3 दर्जे ही वो आगे हैं। मतलब और 2 साल कहाँ पे गंवा दिए। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब बड़े भाई साहब जब पहली बार जब वो उस कक्षा में शुरू यानी कक्षा में जो प्रारंभ किया था पहली कक्षा से, उसी कक्षा से ही छोटे भाई ने भी पहली कक्षा से ही शुरू किया था। तो दोनों के बीच में 5 साल का ही अंतर रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, केवल इसका अर्थ यहाँ पर आगे दिया गया है। देखिए यानी वो तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। जो शिक्षा के मामले में, तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, शिक्षा के मामले में वो जो उसको बहुत ही महत्व देते हैं, उसके मामले में जो है, उसके विषय में जो है वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। कहने का तात्पर्य क्या है, इस भवन की बुनियाद जो शिक्षण की भवन रूपी जो शिक्षण है, जो उसको शिक्षण को क्या करना चाहते हैं, बुनियाद कहते हैं ना, यानी बेसमेंट जो कहते हैं, वो खूब मजबूत डालना चाहते थे। मतलब वो यहाँ पे कहने का तात्पर्य और थोड़ा यहाँ पे देखेंगे आगे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। इसका अर्थ है जो शिक्षण, जो तालीम जो कहते हैं वह केवल 1 वर्ष में ही नहीं, 1 दर्जा 1 वर्ष में नहीं, 1 वर्ष से अधिक वर्ष जो है ना, मतलब 2 साल या
3 साल उसमें लगा देते थे, क्योंकि वो शिक्षण रूपी जो इस मामले में वो बहुत ही महत्व से काम वो नहीं किया करते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। अरे पूरी तरह से शिक्षण को अच्छी तरह से सीखना चाहते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। देखो 1 साल का काम यहाँ पर वो 2 साल में करते थे, यानी धीरे धीरे अच्छी तरह से वो अध्ययन किया करते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। देखो उसमें साल या 2 साल से अधिक समय भी वहाँ पे लग जाता था। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। पायेदार मतलब यहाँ पर अर्थ जो वहाँ पर उसका बेसमेंट जो है कैसे वहाँ पे स्ट्रांग या मजबूत वहाँ पर हो जाए। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी। लेखक और बड़े भाई साहब के बीच में जो अंतर है, यानी लेखक 9 साल के थे और उनके बड़े भाई साहब 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी का अर्थ होता है यहाँ पर डांट डपट, यानी जो यानी उसको उनको जो झिड़कना है ना, उनको डांटना जो कहते हैं, और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, क्योंकि वो हमें उम्र में थोड़े बड़े हैं तो डांटना या कुछ हम मुझ पर रोब चलाना या मुझे यानी देख रेख करना, निगरानी करना, तो ये सब यानी स्वभाव से यानी संभवतः वो ये तो आसानी है। और मेरी शालीनता इसी में थी, यानी विनम्रता या खुशी इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। रूल्स यानी कानून यहाँ पर क्या है, जो कुछ भी वो काम मुझे बताया जाता था या मुझे निगरानी से यानी मुझे जो कुछ भी वो बताते थे या डांट मुझे देते थे, जो मेरे अच्छाई के लिए था, उसको मैं कानून समझकर यानी उसको सुना करता था। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताबें खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। वो स्वभाव देखिए, उनका स्वभाव से बड़े वो अध्ययनशील थे। दिखने में तो बहुत ही पढ़ाकू थे, लेकिन यहाँ पर हर दम वो किताब खोले बैठे रहते थे। यानी इसका अर्थ यहाँ पर यह होता है कि बड़े भाई होने के नाते छोटों को यानी एक मॉडल बने, यानी दूसरों को एक नमूना बने, कि ताकि जो बड़े भाई कैसे पढ़ाई करता है ठीक उसी को देखकर छोटा भाई उसका पालन करे। तो यहाँ पर इसलिए वो हमेशा किताबें लेकर खोलकर पढ़ते बैठे रहते थे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, दिमाग को आराम देने के लिए खेलने कूदने के लिए चले जाते हैं, किताब तो शायद वहाँ पे पढ़ते रहते हैं, उसको वहीं पे फेंक कर चले जाते हैं। इतना हम ऊब गए रहते हैं कुछ लोग पढ़कर। यहाँ पर बड़े भाई साहब इस तरह कुछ यानी इस तरह के जो जोखिम वहाँ पे जो इस तरह का जो कार्य नहीं करना चाहते कि वो यानी वो जब दिमाग को आराम देना है, रेस्ट देना है वहाँ पर, तो उस वक्त वो अपने कॉपी नोटबुक को क्या वहाँ पे किया करते थे, उसके अंत में किताब के हाशियों पर वहाँ जो किताबों के जो पन्नों पर क्या किया करते थे, जो चिड़ियों के और कुत्तों के, बिल्लियों के जो तस्वीरें बनाया दिमाग को आराम देने के लिए, थोड़ा टाइम पास करने के लिए। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। आपने भी देखा होगा, आपके बच्चों देखिए आपके जो किताबों के कुछ यानी रफ बुक जो कहते हैं, उसके अंत में ऐसे वैसे डिज़ाइन बनाए रहते हैं, शायद किसी को वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो डिज़ाइन जो आपने बनाए केवल आपको ही समझ में आता रहता है। इस तरह के यहाँ पे डिज़ाइन भी ये लोग जो बनाते रहते हैं। यहाँ पर बड़े भाई साहब भी आपकी तरह ही हैं। यहाँ पर बड़े भाई साहब आप समझ लीजिए आप ही हैं, और 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को, यानी शेर मतलब जो शेर व शायरी कहते हैं ना, जो कविताएं कहते हैं, जो उन कविताओं को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, ऐसा शब्द भी वो रचना लिखते थे वहाँ पर, जो उसमें कोई अर्थहीन रहता था, जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो, न कोई सामंजस्य, कोई मेल कुछ भी नहीं है। नहीं क्या अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा, उसको कितना सोचने पर भी उसका अर्थ न निकलता था। मसलन एक बार, उदाहरण के लिए एक बार देखिए, उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, यह इस तरह की जो टिप्पणी मैंने देखी वहाँ पर, लेख जो देखी, क्या था वहाँ पर, इबारत मतलब लेख जो टिप्पणी कहते हैं, और स्पेशल
अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बुना हुआ आता था। यानी इस तरह के जो शब्दों को बार बार लिखे वहाँ पे दिखाई देते, और कुछ ऐसा तस्वीर वहाँ पे बना होता एक आदमी का, जो आदमी का एक तस्वीर बनाया होता, जो जिसका एक चित्र जो आजकल हम पत्रिका में देखते हैं, कार्टून के जो चित्र देखते हैं, ठीक उसी प्रकार का कुछ अजीब सा चित्र बनाए रहते हैं। शायद वो अपने शिक्षक का टीचर है ना, टीचर या अपने मित्र का वहाँ पे चित्र बनाते होंगे शायद, जो उनकी कल्पना में जो काल्पनिक जो जीवन है उनके जो दिमाग में जो चलता रहता है वही वो चित्र बनाते रहते हैं। हमने भी देखा था हमारे समय में कुछ बच्चे जो हैं, हमारे जो सहमित्र जो थे, शिक्षक का ही चित्र बनाया करते थे, जो उनके सर पे बाल नहीं रहते हैं, वो लटे नहीं रहते हैं, ठीक उसी प्रकार के जो वहाँ पे तस्वीरें वो भी बन जाते थे, लेकिन नाम वहाँ पे लिखा नहीं जाता था, इतना ही। और मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, नहीं क्या है इस तरह की जो तस्वीरें, क्या है, क्यों यूँ इस तरह से लिखा गया है, भाई भाई का डबल यहाँ पे 2 बार इस तरह लिखा हुआ है, दरअसल लिखा है, यानी आमीन लिखा है, स्पेशल लिखा है, क्या है पता नहीं। अपने आप को इस तरह के जो विचारों को वो किताबों के हाशियों पर लिखता रहता है। और यहाँ पे देखिए, लेकिन उनसे पूछने का साहस न हुआ, लेकिन मैंने ऐसे ही चुपके से उनकी किताबों को मैंने देखा किया करता है ना, लेखक जो देखा करता था, तो लेकिन बड़े भाई से पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो उनसे उम्र में बड़े थे, क्योंकि वो डांटते थे, हमेशा दिलासा देते थे, इसलिए। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। जमात यहाँ पर क्लास, जो ग्रेड जो कहते हैं। मैं 9वीं कक्षा में था, नहीं सॉरी, जो उनके बड़े भाई 9वीं कक्षा में थे, मैं 5वीं कक्षा में, लेखक 5वीं कक्षा में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। ऐसा था कि छोटा मनुष्य का यानी लंबी चौड़ी बातें करना, जो उसके संबंधित जो विषय नहीं है, उस विषय के बारे में जो छोटा व्यक्ति जो है वो बड़े बड़े बातें कहना लायक हो जाएगा। इस पाठ में बहुत सारे मुहावरे आए हैं, उसमें से एक मुहावरा यहाँ पर अंत में दिया गया है, छोटा मुँह बड़ी बात, जिसका अर्थ होता है, बच्चों आप अपने कक्षा के यानी टेक्स्ट बुक में आप क्या कीजिए, इस मुहावरों को थोड़ा यानी उस मुहावरे के नीचे एक रेखा खींच दीजिए और उसका अर्थ भी अपने किताबों के पन्नों में लिख दीजिए। जैसे कि देखिए, छोटा मुँह बड़ी बात, जो अंतिम जो एक पंक्ति में दिया गया है, देखिए, छोटा मुँह बड़ी बात, इसका अर्थ होता है छोटे मनुष्य का लंबी चौड़ी बातें करना। मैं और एक बार दोहराता हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात, छोटे मनुष्य का लंबी चौड़ी बातें करना, जिसके विषय के बारे में जो संबंधित नहीं है उस विषय को यानी उसके बारे में जो ज़्यादातर बातें करना, लंबी बड़े बड़ी ढींगे मारना। ओके, अगला पन्ना हम देखेंगे। पुट संख्या है और यहाँ पे 56। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मेरा जी यहाँ पर जी का अर्थ होता है दिल यानी मन जो कहते हैं, यानी मेरा यहाँ पर लेखक है। लेखक थोड़ा विचार, उनके विचार थोड़े अलग ही थे, बड़े भाई से वो बिल्कुल अलग। बड़े भाई साहब पढ़ाकू थे, लेकिन पढ़ाई करने के एक तरह का दिखावा वहाँ पर दिखाया करते थे, लेकिन छोटे भाई बहुत ही अलग। यानी छोटे भाई यहाँ पर कौन है? लेखक, वही प्रेमचंद। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। यानी पहाड़ मतलब यहाँ पर एक बहुत ही कठिन परिश्रम वहाँ पे लगता था, बहुत ही कठिन। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। यानी इसका अर्थ है दोनों भाई जो हैं यानी गांव के हैं, जो आकर हॉस्टल में बसे हुए हैं जो अध्ययन करने के लिए, और दोनों भाई हॉस्टल में ही रहते हैं। जब भी मौका मिलता, समय मिलता लेखक को, तो हॉस्टल से वो बाहर निकलकर सीधे मैदान में चला जाता। मैदान यानी ग्राउंड। और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार, फाटक मतलब गेट जो कहते हैं,
हाँ, जो हॉस्टल का जो गेट रहता है उस गेट के ऊपर चढ़कर उधर आगे पीछे जो उस फाटक को घुमाना, उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। शायद वो ऐसे लगता उनको, शायद मैं मोटर गाड़ी चला रहा हूँ। इस तरह का जो आनंद जो बचपन में वो उठाया करते थे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। देखिए, जैसे आपके कार्यों को छोड़कर जब बच्चों आपके भी कुछ वर्क या कार्य रहते हैं, जब आप अपूर्ण करते हैं, उसको पूर्ण बिना पूर्ण किए आप कोई खेलने के लिए चले जाते हैं, तो आपके भी घर में आपके माता पिता भी इसी प्रकार वो बहुत ही गुस्से में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ बड़े भाई साहब भी उन पर गुस्सा वहाँ पर होते हैं, और वो उनका रूप जो है बहुत ही देखने में बहुत ही डरावना रहता है। रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। प्राण सूखना यहाँ पे एक मुहावरा है, इसके ऊपर भी एक यहाँ पर एक मुहावरा आया था। जैसे पहाड़ था, पढ़ना पहाड़ है। पहाड़ है मतलब यहाँ पे कष्टदायक है, बहुत ही कठिनदायक है। और एक यहाँ पर दूसरा जो है प्राण सूखना। प्राण सूखना मतलब डर लगना। बच्चों, आपके किताबों में मार्क कर लीजिए, प्राण सूखना का अर्थ होता है डर लगना। उनका पहला सवाल यह होता, जब भी वो हॉस्टल से बाहर निकलकर खेलकर वापस जब हॉस्टल के अंदर जब प्रवेश करते थे, उस वक्त उनके भाई साहब बहुत ही रुद्र रूप में खड़े रहते, बहुत ही गुस्से में रहते और उनसे पूछते, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल, हर बार यही सवाल, हर बार यही गलती वो किया करते थे। इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। क्यों? क्योंकि यह लेखक जो है उसका उत्तर नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनकी विनम्रता, जो उन्हें पहले पन्ने में जो कहा था, उनकी विनम्रता था। क्योंकि वो उम्र बड़े थे, उनकी जो डांट डपाट जो है देख रेख जो है वो शिष्टाचार मानते थे, विनम्रता मानते थे, इसलिए पलटकर जवाब नहीं देते थे। लेकिन आजकल बच्चे कुछ अलग ही हैं, अपने माता पिता को पलटकर जवाब देते रहते हैं। लेकिन ये मैंने बड़े भाई को बहुत ही विनम्र भाव से देखा करता था, जो उनके बातों का पालन किया करता था। जब भी वो डांट उनको लगती, जब डांट वो देते, तो उस समय वो शांत रहते, मौन रहते। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती थी, जरा बाहर खेल रहा था। मैं पलटकर कुछ भी उत्तर उनको दे नहीं पाता था, और भूल कर भी मैं वहाँ पर क्या है, मैं थोड़ी देर तक खेलने के लिए चला गया था, इस तरह का उत्तर भी मैं उनको दे नहीं पाता था। मेरे मन में आया करता था, लेकिन मैं उसको बोल नहीं पाता। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। मेरी गलती जो है, अपराध जो मैंने जो जुर्म किया है, वो मैं उसको स्वीकारता